साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे इकाई 2 गणित सीखना सिखाना व आकलन। अगर बच्चा 10 भागी 2 बराबर 5 सही लिख दे तो क्या वह भाग समझ गया? या अगर बच्चा 1/2 सही बना दे तो क्या वह हर स्थिति में 1/2 समझ पाएगा? अक्सर हमें लगता है सही उत्तर मतलब सही समझ, लेकिन सीजीटेट में यही सोच गलत साबित होती है। यही से अमूर्त सोच की जरूरत सामने आती है। कभी बच्चा समझता है क्यों, कभी केवल याद करता है कैसे। यही से जन्म होता है अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान का। सीजीटेट और सीजी शिक्षक भर्ती में इसी अंतर पर 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आज के अंत तक आप जानेंगे अमूर्त सोच कैसे विकसित होती है, अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में अंतर। इस वीडियो को मैंने बहुत ही बारीकी से विभिन्न उदाहरणों को चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही इसमें सीजीटेट में 2012 से 2024 तक के जो प्रश्न आए हुए हैं उनका भी विश्लेषण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपका इसमें से 2 से 3 नंबर का प्रश्न बनता ही है। तो यहाँ से आपका इस टॉपिक में है, यहाँ से देख सकते हैं आपका सिलेबस में इसका अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। अमूर्त सोच का विकास। तो पहले समझ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। अमूर्त सोच क्या है? जब बच्चा वास्तविक वस्तुओं, कंकड़, तीलियों के बिना चिन्ह, संख्या, प्रतीक के माध्यम से सोचता है, इसे अमूर्त सोच कहते हैं। यहां से देखेंगे इस प्रकार अमूर्त मतलब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जैसे ये ठोस है, जैसे ये पत्थर दिखाया है, तो पहले बच्चों को क्या करना है, ठोस चीज़ दिखाना है। ठोस जैसे ये पत्थर हो गया, कोई भी ठोस चीज़ दिखाना है, उसके बाद उसको चित्र रूप में प्रस्तुत करना है। जैसे उसको मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 पत्थर दिखाए, तो 5 पत्थर दिखाए, उसके बाद कॉपी में उसको 5 वैसे लाइन खींच के दिखाते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद उसको चित्र रूप में प्रस्तुत कर, उसके बाद उसके प्रतीक को बताएंगे, जैसे कि ये क्या है, 5 है। तो यही क्या है, अमूर्त सोच है। जो संख्यात्मक ज्ञान है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, अमूर्त सोच है। जैसे इसमें लिखा है 2 × n 2n, ये क्या है, अमूर्त है। 5 धन 5 बराबर 10, ये क्या है, अमूर्त है। क्लियर हुआ? तो बिना ठोस के केवल हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रतीक चिन्ह बता रहे हैं, तो ये क्या है, आपका अमूर्त है। देखिए बच्चा सोच रहा है। आगे देखेंगे, अमूर्त सोच मतलब क्या है, वस्तुओं से हटकर प्रतीकों में सोचने की क्षमता। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चा 7 पेंसिल और मैं 5 और लूँगा। यहाँ पर ये पेंसिल रखा है 7, अब क्या बोल रहा है, 5 और लेना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ये सोच रहा है। ये क्या है, मूर्त है, मतलब ठोस है। अब बाद में उसके बाद वो क्या करेगा, लाइन बनाएगा। जैसे 7 है तो ये 7 लाइन बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, 5 लाइन बनाएगा। उसके बाद वो सोचेगा ये 7 धन 5 बराबर कितना, 12। तो ये जो अंत में आएगा 7 धन 5 बराबर 12, यही क्या है, अमूर्त है। और जो पेंसिल है वो क्या है, मूर्त है। क्लियर हुआ? तो वस्तु को हटाकर प्रतीकों के रूप में सोचना है, वही अमूर्त है आपका। यहां देखेंगे आपका ये 100% प्रामाणिक कंटेंट मैं दे रहा हूं, एकदम क्लियर है। आप यहाँ से देखेंगे, जैसे ये आपका है अमूर्त सोच की शुरुआत। जो काम का चीज़ है उसको नोट करते जाएंगे। जैसे कि देखिए इसमें से क्या पूछ सकता है, सामान्यतः 10 से 11 वर्ष की आयु से अमूर्त सोच की शुरुआत होती है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे, जीन पियाजे से जुड़ी है। इसको भी आप याद रखेंगे। अमूर्त सोच, जीन पियाजे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 10 से 11 वर्ष, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। लेकिन पूर्ण विकास धीरे धीरे होता है। यह ठोस, अर्ध ठोस, अमूर्त की प्रक्रिया है। अमूर्त सोच अचानक नहीं आती, यह क्रमिक प्रक्रिया है। यहां पर इसको याद रखेंगे, आपका मेन है ठोस, ठोस के बाद अर्ध ठोस, उसके बाद अमूर्त। ठोस से अमूर्त की प्रक्रिया, इसको याद रखेंगे। प्रक्रिया भी एग्जाम में पूछा जा चुका है सीजीटेट में। सबसे पहले क्या आएगा, ठोस अवस्था। जैसे कंकड़, तीली, उंगली, पत्थर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठोस। तो जैसे बच्चे को हम सबसे पहले बताते हैं 7 कंकड़ और 5 कंकड़, उनको बताते हैं 7 कंकड़ ऐसे,
7 कंकड़ उनको दे देंगे, ये 7 कंकड़ और 5 कंकड़, कितना हुआ गिन के बताओ, ऐसे करके उनको गिनने के लिए बोलेंगे, डायरेक्ट 12 नहीं बोलेंगे, तब वो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके गिनेगा। क्लियर हुआ? तो पहले ठोस, उसके बाद इसको हम चित्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे दूसरा देखिए क्या है, चित्रात्मक अवस्था, रेखाएं, चित्र, निशान। तब हम बताते हैं फिर चित्र बना करके 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5, उसके बाद सबको गिनते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चित्र रूप में। तो दूसरा क्या है, चित्रात्मक अवस्था। तीसरा है अमूर्त अवस्था, तो इसमें केवल संख्या व चिन्ह, तो ये 7 धन 5 बराबर 12। क्लियर हुआ? तो इसको याद रखना है, ये CGTET में पूछा जा चुका है। पहले ठोस, फिर चित्र, उसके बाद अमूर्त। देखिए इसका सही क्रम क्या है, ठोस, चित्र, फिर प्रतीक। गणित में अमूर्तता क्यों कठिन होती है? गणित प्रतीकों पर आधारित है। जैसे ये देखिए, ये आपका दिया प्लस माइनस, फिर गुणा भाग P/Q। उसके बाद देखेंगे बड़ी संख्याएं 236 धन 445 को वस्तुओं के रूप में दिखाना कठिन। कहने का मतलब जैसे ठोस वस्तु, अभी हम बच्चों को जैसे कि 5 और 7 और 5 के उदाहरण बताए, तो इसको हम तो कंकड़ पत्थर से बता सकते हैं ला करके, लेकिन 236 और 445 तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाना क्या है, थोड़ा ठीक है, वस्तुओं के रूप में दिखाना वो कठिन है। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पर देखिए आगे, तो इसीलिए हमको अमूर्त की जरूरत है इसमें, बड़ी संख्या के लिए। तो गणित सीखने में कठिनाई का कारण अमूर्त प्रतीक, जो संख्यात्मक हम पढ़ रहे हैं अमूर्त, वही क्या है उसका कठिनाई का कारण है। भाषा बनाम गणित बार बार पूछा गया। बच्चा भाषा जल्दी सीख लेता है, गणित क्यों नहीं, ये प्रश्न है। तो भाषा के प्रतीक जीवन से जुड़े होते हैं, गणित के प्रतीक अमूर्त होते हैं। इसको याद रखेंगे, भाषा के प्रतीक किससे जुड़े हैं, जीवन से। गणित के प्रतीक क्या है, अमूर्त। तो मेन एग्जाम पॉइंट को आपको याद रख लेना है। यहाँ पर देखिए गणित में तर्क व नियम आवश्यक, गणित भाषा की अपेक्षा अधिक अमूर्त है, इसको भी याद रखेंगे। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को चाहिए कि ठोस सामग्री का सही उपयोग करे, बच्चों को धीरे धीरे प्रतीकों की ओर ले जाए, केवल रटाने पर जोर न दे। अच्छा गणित शिक्षण ठोस से अमूर्त की ओर। गतिविधि आधारित शिक्षण, देखिए दुकान का खेल, 4 थैलियां, हर थैली में 5 टॉफी, बच्चे को गतिविधि कराना है, तो कुल टॉफी कितना हुआ, तो इससे क्या सीखेगा। जैसे 4 थैली, अब बच्चे को हम क्या सिखा सकते हैं, जोड़ या गुणा की समझ, अमूर्त सोच की शुरुआत। अब जैसे 4 थैली है तो बच्चे को ऐसे ही 4 थैली दे देना है और प्रत्येक में 5 टॉफी रखना है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 थैली दे दीजिए और प्रत्येक में क्या करना है, 5 टॉफी रखना है। तो बच्चा रखेगा इस प्रकार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे रखेगा। अब उसके बाद वो गिनेगा सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो कितना आ गया 20। ऐसे बच्चा बताएगा 20 करके, भले उसको 20 लिखने ना आए लेकिन वो बताएगा 20, गिन के बता देता है 20 लिखने आए चाहे मत आए। जैसे बच्चे क्या सीख रहे हैं, इससे गतिविधि करा रहे हैं हम बच्चे को, तो उसे वो समझ रहे हैं, जोड़ना भी सीख रहा है और गुणा भी सीख रहा है। तो जैसे ये 4 गोला सब में कितना रखे 5, तो 4 पंचे 20 हुआ, और जोड़ भी रहा है तो जोड़ भी सीख रहा है, गुणा भी सीख रहा है। तो अमूर्त सोच की यहीं से शुरुआत होती है। सीमाएं, केवल गतिविधि से पूरा गणित नहीं सिखाया जा सकता। गतिविधि जैसे अभी बताए बच्चे को कराना है, तो पूरा गणित गतिविधि से नहीं सिखाया जा सकता, सही बात है। गतिविधियों को विविध रूपों में दोहराना आवश्यक, इसको आप अलग अलग रूप से दोहरा सकते हैं। जैसे 4 थैली 5 टॉफी है, तो और दूसरा कर सकते हैं उसको, जैसे मैदान में ले जा सकते हैं, 4 वो गोला बनाने के लिए बोल सकते हैं, उसमें और पत्थर रखने के लिए बोल सकते हैं। तो अलग अलग उदाहरण उनको देना है। यहाँ पर देखिए गतिविधि साधन है, लक्ष्य नहीं। गतिविधि क्या है, उनको सिखाने का एक साधन है, लक्ष्य नहीं है। गणित प्रतीक प्रणाली और संस्कृति, प्रतीक संस्कृति पर निर्भर करते हैं, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। प्रतीक किस पर निर्भर करता है, संस्कृति पर। जापान भारत में संख्या लिखने की शैली अलग, भारत में अलग है शैली, जापान में अलग है। कोई भी प्रतीक प्रणाली श्रेष्ठ नहीं है। प्रतीकों की कोई एक सार्वभौमिक श्रेष्ठ प्रणाली नहीं, पूर्व निर्धारित नियम नहीं, इसका कोई पूर्व निर्धारित नियम नहीं है। बच्चे को यह समझाना जरूरी प्रतीक मानव निर्मित है, नियम बदले जा सकते हैं। गणितीय प्रतीक स्थायी सत्य नहीं है,
इसको भी याद रखना है, भिन्न और अमूर्त सोच। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले बच्चे क्या बताना है, भिन्न सिखाने से पहले उसको बताना है आधा सेब आधा रोटी। जैसे सेब उसको काट के दिखा देना है और रोटी को 2 टुकड़ा करके दिखाना है। बाद में उसको बताना है 1/2 1/4। आइए चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। अंततः P/Q Q नॉट इक्वल 0। यहाँ से पहले को क्या करना है, उसको प्रैक्टिकल दिखाना है इस प्रकार ठोस रूप में। सेब को दिखा देना है, उसको 2 टुकड़ा करना है। तो जो ये जो आधा टुकड़ा हुआ यही क्या है, 1/2 है। यहाँ से देखिए ये ब्रेड है आपका, इसको आधा टुकड़ा 2 टुकड़ा कर देना है। तो ये जो 1 टुकड़ा हुआ यही क्या है, 1/2 है। तो पहले उसको ठोस रूप में बताना है, उसके बाद 1/2 बताना है। तो ये 1/2 क्या है, अमूर्त है। जो सेब है और ब्रेड है दिख है वो क्या है, मूर्त है। क्लियर हुआ। तो रोटी, सेब का आधा भाग 1/2, रोटी का आधा हिस्सा 1/2। यहाँ पर देखेंगे भिन्न मतलब क्या है, अमूर्त सोच का उच्च स्तर। इसको याद रखेंगे, अमूर्त सोच का उच्च स्तर क्या है, भिन्न है। 2 से 3 नंबर पक्का। देखिए एग्जाम समरी, इसको याद रखेंगे। अमूर्त सोच धीरे धीरे विकसित होती है। गणित में अमूर्तता अधिक होती है। ठोस चित्र, प्रतीक, सही क्रम, शिक्षक का कार्य सेतु बनाना, गतिविधियां सहायक है, पर्याप्त नहीं। अमूर्त सोच का विकास, देखिए अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। यहां पर देखेंगे अमूर्त सोच का सही अर्थ है वस्तुओं को छूकर सीखना, चित्र देखकर सीखना, प्रतीकों व संख्याओं में सोचने की क्षमता, और उसके बाद क्या है आपका, रटकर याद करना। तो इसका सही क्या है, अमूर्त मतलब क्या है, प्रतीक और संख्याओं में सोचने की क्षमता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए अमूर्त सोच का विकास सामान्यतः किस आयु में प्रारंभ होता है। याद रखेंगे 10 से 11 वर्ष। किससे जुड़ा है, जीन पियाजे से, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो देखिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच किस अवस्था से संबंधित है। अभी जस्ट बताया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गणित को बच्चों के लिए कठिन क्यों माना जाता है। क्योंकि गणित अत्यधिक अमूर्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अमूर्त सोच के विकास का सही क्रम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजी टेट पे पूछा जा चुका है। पहले क्या आएगा आपका ठोस, उसके बाद चित्र, फिर क्या आएगा, प्रतीक आएगा। निम्न में से कौन सा अमूर्त निरूपण का उदाहरण है। तो अमूर्त मतलब क्या, संख्यात्मक वाला। तो 7 × 5 = 12। बाकी कंचे गिनना, रेखाएं बनाना, उंगलियों से गिनना, ये सब क्या है, मूर्त है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानसिक निरूपण का अर्थ है। मानसिक मतलब मन से। तो यहां पर देखिए मन में प्रतीक बनाकर सोचना, ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। यदि बच्चा मानसिक निरूपण से प्रश्न हल कर लेता है तो इसका अर्थ क्या है, वह सभी प्रश्न ऐसे ही हल करेगा। मानसिक मतलब मन में, जैसे बच्चे मन में सोचकर बता देते हैं। कोई प्रश्न जैसे पूछे तो उसे ठोस सामग्री की आवश्यकता नहीं, कुछ प्रश्नों में वह अमूर्त सोच सकता है। तो जरूरी नहीं हर प्रश्न को मन से ही बना दे। जैसे हम किसी बच्चे को पूछेंगे 2 × 3 2 तिया कितना हुआ, तो कोई बच्चे फट से बता देते हैं 6, मन से सोच के बताए। कोई बच्चा क्या करेगा, उसको उंगली से जोड़ेगा, 2 को 3 बार जोड़ेगा तो 6 बताएगा। कोई पत्थर कंकड़ लेगा, ऐसे करके अलग। तो हर बार जरूरी नहीं है वो मन से बताए। तो कुछ प्रश्नों में अमूर्त सोच कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। भाषा की तुलना में गणित सीखना कठिन क्यों होता है। यहाँ पर लिखेंगे, या क्या होगा आपका, गणित तार्किक व औपचारिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे गणित भाषा से अधिक अमूर्त है, ये आपका सही उत्तर है। शिक्षक की सही भूमिका क्या है। तो क्या होगा इसका, देखिए केवल सूत्र रटवाना, अमूर्तता तुरंत सिखाना, ठोस से अमूर्त की ओर ले जाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है समय काटना, मनोरंजन, अमूर्त सोच में सहायता, केवल खेल। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अमूर्त सोच में सहायता। केवल गतिविधियों से गणित सिखाने की क्या सीमा है। तो गतिविधियां कठिन होती है, गतिविधियां समय लेती है, गतिविधियां पर्याप्त नहीं होती। ऑप्शन सी इसका सही होगा, गतिविधियां पर्याप्त नहीं होती। प्रतीक प्रणालियां किस पर निर्भर करती है। तो प्रतीक प्रणाली बताया था संस्कृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
गणितीय प्रतीकों के बारे में सही कथन कौन सा है? तो कौन सा है? प्राकृतिक नियम, स्थायी सत्य, अपरिवर्तनीय। तो इसका सही उत्तर है ये मानव निर्मित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भिन्न किस सोच का उदाहरण है? तो बताया था भिन्न अमूर्त सोच का उदाहरण है। P बटा Q में Q बराबर नहीं है 0 के, क्यों होता है? क्यों होता है? ये तर्क संगत नियम के कारण। अमूर्त सोच का विकास किस प्रक्रिया से होता है? अचानक, रटने से, धीरे धीरे, दंड से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धीरे धीरे। एग्जाम बूस्टर, गणित मतलब अमूर्त विषय, ठोस, चित्र, प्रतीक, गतिविधि, सहायक, पर्याप्त नहीं। याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है। आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। एग्जाम में सीजी टेट में और शिक्षक भर्ती परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है, बार बार पूछता है। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए। देखिए मैंने यहाँ पे आगे आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से। तो गणितीय ज्ञान, इसको याद रखेंगे, दो प्रकार का है आपका। गणित सीखते समय ज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है, अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो यहाँ पर देखिए गणितीय ज्ञान दो प्रकार का है, अवधारणात्मक प्लस प्रक्रियात्मक। अब समझेंगे अवधारणात्मक ज्ञान क्या है। तो याद रखेंगे अवधारणात्मक ज्ञान को संकल्पनात्मक ज्ञान या वैचारिक ज्ञान भी कहते हैं। तो ज़्यादातर सीजी टेट में संकल्पनात्मक ज्ञान ऐसे ज़्यादा लिखा रहता है, संकल्पना। क्लियर है? तो याद रखेंगे संकल्पना लिखा है मतलब अवधारणा ही है, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए किसी अवधारणा का अर्थ, संबंध और समझ, क्यों और कैसे की समझ, केवल नाम या परिभाषा जानना पर्याप्त नहीं। अवधारणा के लिए याद रखना है क्यों और कैसे की समझ होनी चाहिए। आगे देखेंगे ये अवधारणात्मक समझ, यहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है आपका ये गिलास है, इसमें क्या लिखा है? गिलास में आधा पानी भरा है। क्लियर हुआ? वैसे ही यहाँ पर देखिए ये अब चित्र बना है, यहाँ इसको पूरा कलर है, इसके आधे भाग को कलर कर देंगे। उसके बाद जैसे ये आधा भाग कलर हो जाएगा, इसका चित्र का कलर कर देंगे। और जैसे ये आपका पिज्जा है तो ये क्या हो जाएगा, इसको दो भाग में बांट देंगे। तो हम बच्चे को यदि 1/2 बस लिख देंगे तो वो नहीं समझेगा 1/2 का मतलब क्या है। क्लियर हुआ? 1/2 बच्चे को यदि लिख दिए, कॉन्सेप्ट को आप समझिए, 1/2 बस लिख देंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा वो क्या होता है। लेकिन वहीं पर उसको बताएंगे 1/2, यहाँ पर गिलास में पानी रख देंगे, आधा भर देंगे, और उसके बाद जैसे एक चित्र बना देंगे, उसमें आधा को रंग भर देंगे। उसके बाद ये जैसे पिज्जा है, आधा काट के दिखा देंगे उसको, या रोटी को 2 टुकड़ा करके दिखा देंगे। उसके बाद बताएंगे इसको कहते हैं 1/2। तो विभिन्न उदाहरण देंगे। जैसे यहाँ पर आपका है क्या, नींबू है या संतरा, उसको काट के दिखाएंगे आधा। जैसे यहाँ पर देखिए जार है, इसमें आधा पानी भरा है। तो इन सब का मतलब यही है, बहुत सारा बच्चे को उदाहरण देना है, उसके बाद उसको बताना है कि इसको ऐसे 1/2 लिख सकते हैं। यही क्या है, अवधारणा है। जो आप बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, आधा गिलास चित्र बनाए, आधा को कलर किए, पिज्जा को काट दिए, रोटी का 2 टुकड़ा किए, और ये जो नींबू है, संतरा है, उसको 2 टुकड़ा किए, और ये जार में पानी भरा है। ये विभिन्न उदाहरण बच्चों को देंगे और उसके बाद 1/2 लिखेंगे कि इसको 1/2 कहते हैं। तो यही जो उदाहरण दे रहे हैं विभिन्न, यही क्या है, अवधारणा है, बच्चे का अवधारणा। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ समझिए, बच्चा समझता है कि गुणा क्या है। वह जानता है कि गुणा मतलब बार बार जोड़ना, गुणा मतलब समूह बनाना, गुणा में वितरण नियम लागू होता है। तो जैसे बच्चे को हम केवल पहाड़े याद कराते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, उसके बाद उसको दे देते हैं। तो वो क्या है, रट लिया, रट के बता दिया, तो उसका मतलब नहीं है। उसको अवधारणा अगर समझे कि गुणा होता क्या है, तो क्या करेगा, अगर आप उसको लिख के देंगे 2 गुणा 3 होता क्या है, तो जिसको पहाड़ा याद है वो तो लिख देगा 2 तिया 6, और जिसको याद नहीं है तो वो क्या करेगा, पहाड़ा में जाके देख के लिख के देंगे तो देख के लिख के ले आएगा। क्लियर हो? लेकिन वही चीज उसको पता रहेगा कि गुणा क्या है। जैसे बार बार जोड़ है तो वो क्या करेगा, 2 बार 3 को जोड़ेगा, 2 को 3 बार जोड़ेगा, 2 धन 2 धन 2, तो कितना हो गया, 6। क्लियर हुआ? और एक बच्चा क्या करेगा, जैसे उसको समझा दे रहे हैं गतिविधि के माध्यम से, तो वो क्या लेगा, 2 गोला लेगा या 3 गोला लेगा। इस प्रकार जैसे 2 गुणा 3 लिखा है तो क्या करेगा, 3 गोला बनाएगा, 1 2 3, और इसमें 2 लिखा है, 2 2 ठो इसमें पत्थर रख देगा और सबको गिनेगा, 1 2 3 4 5 6।
क्लियर हुआ? ऐसे में भी आ गया, 3 बार जोड़े तो भी आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार ये क्या है, उसको अवधारणा समझ में आ गई। जिस बच्चे को अवधारणा समझ में आ गया कि गुणा बनता कैसे है, गुणा होता क्या है, तब वो क्या करेगा, उसको बना लेगा किसी भी तरीके से। यहीं पर दूसरा बच्चा क्या कर सकता है, जैसे एक बच्चा ने लिया 3 गोला, दो दो उसमें रख दिया, दूसरा बच्चा उसको क्या करेगा, 2 गोला लेगा और उसमें 3-3 पत्थर रखेगा, 1 2 3 1 2 3, तो भी कितना हो गया, 6 हुआ ना। तो जिसको अवधारणा समझ में आ जाएगा वो कैसे भी कर उसको बना ही लेगा। यही क्या है, अवधारणा। तो गुणा की अवधारणा समझना है, पहाड़ा बस रटना नहीं है। क्लियर है? तो जो अवधारणा समझा वही क्या है, ये गुणा की अवधारणा है। देखिए यहाँ से भाग को आप समझिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर देखिए आपका भाग दिया है 10/2। अब बच्चे को देंगे तो एक क्या करेगा, ऐसे भाग विधि से बनाएगा। यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, ये क्या है, भाग विधि से बना दिया। अब ये गणित रूप में, वहीं पर एक बच्चा क्या करेगा, 10/2 उसको दिया है। अब उसको पता है 10/2 होता क्या है, मतलब भाग देना है, वो होता क्या है, अवधारणा उसको समझ में आए तो वो क्या करेगा, उसको जैसे 10 ये सेब लाएगा। अब सेब को क्या करेगा, 2 लोगों को बराबर बराबर बांटेगा। उसको समझ में है 2 है तो 2 लोग को बराबर बराबर बांटना है 10 सेब को। तो क्या करेगा, 2 व्यक्ति है तो उसको 10 सेब को वो बांटेगा। तो बांटेगा तो इधर उसको मान लो ये 1 2 एक एक करके मान लो देगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ? दोनों को बराबर बराबर बांटेगा तो कितना कितना आ गया, 5-5। अब एक ही बार में एक बच्चा क्या कर पाएगा, 5-5 यदि वो नहीं दे पाया तो क्या करेगा, यहाँ पर एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, एक को फिर एक देगा, इसको एक देगा, यहाँ एक देगा, एक देगा, एक 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 ऐसे करेगा। तो कितना कितना आ गया, बराबर बराबर 5-5 आ गया। तो जिसको अवधारणा समझ में आ गया, यही अवधारणा है। जैसे 10 को 2 समूहों में बांटे, ये क्या है, अवधारणा है। क्लियर हुआ? ये भाग दे रहे हैं, ये प्रक्रिया है। अब जरूरी नहीं है सेब ही, अब अगर उसको अवधारणा समझ में आ गया तो सेब की जगह उसको संतरा दे दोगे या रोटी दे दोगे या ब्रेड दे दोगे और उसको 2 लोगों को बांटना है, उसको दे दोगे तो वो अपने खुद से बांटेगा। जरूरी नहीं है वो एक ही बार में दोनों को 5-5 दे, एक पहला को 2 देगा फिर 2 देगा, ऐसे करके वो बराबर बराबर कर देगा। क्लियर हुआ? तो विभिन्न उदाहरण देंगे उसको इस प्रकार, गतिविधि प्रैक्टिकल। तो यही क्या है, इसका अवधारणात्मक समझ है और ये क्या है, प्रक्रिया है आपका। तो अवधारणा की समझ मतलब अवधारणात्मक ज्ञान। नाम जानना जरूरी नहीं, अवधारणा समझना ज़्यादा जरूरी है। कोई बच्चा गेंद शब्द न जानकर भी यह बता सकता है कि गोल चीज जो उछलती है, मतलब शब्द जरूरी नहीं, अर्थ जरूरी है। जैसे कि गेंद, तो उसको गोल चीज समझ में आता है बच्चे को, गोल जो उछलता है। जैसे अब गोल में क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल, फुटबॉल, यहाँ बॉल, यहाँ पर देखिए संतरा हो गया। तो जो उछलता है, गेंद नाम उसको जरूरी नहीं है, नाम जरूरी नहीं है, अवधारणा को समझना जरूरी है। जो गोल होता है, जो उछलता है। क्लियर हुआ? तो अवधारणा क्या है, जो उछल रहा है और गोल है। नाम जरूरी नहीं है कि गेंद है, गेंद गेंद ही उछलता है, ऐसा नाम जरूरी नहीं है, उछलता है और गोल है। तो कॉन्सेप्ट उसका अवधारणा सही समझ आ गया है। ये अवधारणात्मक समझ सेम वही है अभी बताया। परिभाषा रटना मतलब अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है। परिभाषा जैसे कि मैं बताया 2 3 अच्छा है, पहाड़ा याद के 2 1 2 2 4 2 3 अच्छा है, वो रट रहे हैं, तो अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है। अवधारणा कब मजबूत होती है, जब बच्चा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीकों से उसी अवधारणा का उपयोग कर सके। अवधारणा मतलब विभिन्न संदर्भों में प्रयोग की क्षमता। उदाहरण देखिए, गुणा की अवधारणा। यदि बच्चा समझता है कि गुणा क्या है तो वह पहाड़े का प्रयोग कर सकता है, बार बार जोड़ सकता है, वितरण नियम से हल कर सकता है। बताया ना, अवधारणा समझ में आए तो पहाड़ा से ही उसको लिख के दे दिए 2 गुणा 4, तो पहाड़ा से देख के लिख सकता है 2 चौक 8। बार बार जोड़ सकता है, 2 बार 4, 2 को 4 बार जोड़ सकता है, 2 धन 2 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। एक आपका क्या है, वितरण नियम से हल कर सकता है, ये भी गणित है। एक गतिविधि आपको बताया 2, ये क्या करेगा, 4 है तो 4 गोला लेगा, 1 2 3, इस प्रकार वो 4 गोला ले लेगा, 2 3 4, और सब में क्या करेगा 2 2 पत्थर रख देगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, और सबको वो गिनेगा। तो अवधारणा उसको समझ है। दूसरा बच्चा क्या करेगा, 2 गोला लेगा, उसमें 4 4 पत्थर रख सकता है, तो भी 8 ही आएगा। तो यही क्या है, अवधारणा है। तो अवधारणा समझ लीजिए, तो ये अवधारणा है उसका। क्लियर हुआ? आगे देखिए, एक ही अवधारणा के अनेक प्रयोग, मतलब एक ही अवधारणा का अनेक प्रयोग मतलब अवधारणात्मक ज्ञान। जैसे भी मैं बताया 2 तरीके से उसको गतिविधि करके।
संकल्पनात्मक ज्ञान के उदाहरण देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीजी टेट में पूछा गया है। आपका किस प्रकार संकल्पनात्मक मतलब बताया, वही अवधारणात्मक ज्ञान ही है। तो ये आपका सीजी टेट में पूछा गया है। देखिए, पूर्ण संख्या तथा चतुर्भुज सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है, ये आपको पूछा गया है। देखिए सीजी टेट में वर्ग 3 में आपका 2019 में किसी दी गई अवधि में दिए गए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो उसको अवधारणा समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए चतुर्भुज लिखा है, तो चतुर्भुज के प्रकार बहुत सारा होता है। जैसे चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या होती है, चतुर्भुज होती है। तो चतुर्भुज में आपका वर्ग भी आता है, चतुर्भुज में आयत भी आता है, चतुर्भुज में सम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, इस प्रकार से चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार हैं। तो मेन क्या है, चतुर्भुज है आपका। तो अवधारणा जिसको समझ में आ गया वो जानेगा। क्लियर हुआ, तो ये अवधारणात्मक ज्ञान का उदाहरण है। आगे देखेंगे, संख्याओं की गणना तथा योग ज्ञात करना। बच्चों में परिधि की संकल्पना विकसित करने के लिए धागे का टुकड़ा और समतल वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब आपका सीजी टेट में पूछा गया है। देखिए यहाँ से औसत से संबंधित समस्याएं, 2 सरल रेखाओं के बीच का कोण, उसको अवधारणा जिसको समझ में रहेगा वही बना पाएगा। आगे देखिए प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, किसी प्रश्न को हल करने की निश्चित विधि या प्रक्रिया कैसे करना है की जानकारी। जैसे यहाँ पर देखिए कार चलाना सीखना, कोई पकवान बनाने के लिए रेसिपी आदि प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो की जानकारी है, जैसे कार कैसे चलाते हैं उसकी जानकारी है उसको। क्लियर हुआ, पकवान कैसे बनाते हैं, रेसिपी जैसे सब्जी बनाते हैं उसका प्रक्रिया उसको पता है। क्लियर हुआ, प्रक्रिया पता है कि कैसे बनाते हैं। वैसे कार चलाने की प्रक्रिया पता है, जैसे साइकिल चलाते हैं तो पैडल घुमाते हैं, उसकी प्रक्रिया पता है। क्लियर हुआ, तो ये क्या है, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है। प्रक्रियात्मक समझ, जैसे देखिए गणित में आपका क्या लेते हैं, प्रक्रिया में क्या होगा। जैसे हम मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रॉड चौड़ाई। तो ये सूत्र होता है, हम सूत्र में डायरेक्ट रख सकते हैं। ये लंबाई मान लो 6 दिया, चौड़ाई 5 दिया, 6 पंचे 30। ये हमने क्या किया, गणितीय प्रक्रिया से बना दिया डायरेक्ट। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, प्रश्न में दिया है लंबाई 6 चौड़ाई 5, हमने डायरेक्ट सूत्र में रखा, उत्तर आ गया। तो ये रखे ना गणितीय विधि से, यही प्रक्रिया है। लेकिन आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई आया कैसे, क्लियर हुआ, वो उसको जानना, वो क्या है, अवधारणा है। क्लियर है, जैसे कि आप इसको इस प्रकार आप आयत बना लेंगे, आयत में इसको 2 भाग कर लेंगे इस प्रकार, और 1 2 3 इस प्रकार। देखिए यहाँ से 2 भाग करेंगे और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये आयत बनाएंगे 2 भाग में, इसको इस प्रकार बांटेंगे और ये हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार से समझ में आया, जो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई आया कैसे उसको जानने, मतलब अवधारणा। यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु प्रक्रियात्मक तथा अवधारणात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये भी सीजी टेट में आपको पूछा गया है। उदाहरण देखिए, 2 अंकों का जोड़ कैसे करें, पहले इकाई फिर दहाई कैरी लेना। जैसे हम लोग प्रक्रिया में आप समझेंगे, जैसे जोड़ते कैसे, जोड़ते हैं 2 अंकों का जोड़ कैसे करना है। मान लिया यहाँ लिखा है 2 3, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रक्रिया बताते हैं कि इकाई ये क्या है आपका, ये वाला आपका इकाई है और ये क्या है आपका दहाई है। हम बच्चे को बताते हैं, फिर किधर जोड़ना है, इकाई साइड से जोड़ना है, ये भी बताते हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ 5, फिर दहाई को जोड़ना है 2 और 1 कितना हुआ 3। उसके बाद वैसे जैसे उधार वाला मतलब ज़्यादा संख्या है तो उधार की अवधारणा बताते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं यही क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है। क्लियर हुआ, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान को आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करें, 147 + 56, तो पहले समस्या की पहचान कर रही है, फिर रणनीति बना रही है कि उसको कैसे करना है, फिर सही तरीके से हल, ये गणितीय तरीके से हल करिए तो 146 और 56 को जोड़ने पर कितना आ गया आपका 202 निष्कर्ष पर आया। तो गणितीय प्रक्रिया से जैसे हम उसको जोड़ते हैं, इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा, उधार की अवधारणा, तो इस प्रकार मतलब उधार कैसे लेते हैं, तो इस प्रकार उसको जानकारी है। तो जिस प्रक्रिया से गुजरेगा ये गणितीय प्रक्रिया से बना रहे हैं, यही क्या है, प्रक्रियात्मक समझ है। यहाँ पर देखिए विधि जानना मतलब प्रक्रियात्मक ज्ञान, जोड़ की विधि पता है कि कैसे जोड़ते हैं,
तो विधि पता है मतलब प्रक्रियात्मक ज्ञान। क्लियर हुआ? यहाँ पर जैसे लिखा है हमको जो सूत्र पता होना चाहिए, कदम, सही जवाब याद, विधि को समझना। प्रक्रियात्मक ज्ञान के उदाहरण भिन्न, जैसे देखिए भिन्न जोड़ने की प्रक्रिया, हरों का एलसीएम, प्रत्येक भिन्न को सम हर में बदलना, अंश को जोड़ना। जैसे हम भिन्न वाला जैसे जोड़ते हैं, मान लीजिए लिखा है 1/2 और लिखा है मान लीजिए 2/3, ऐसे लिखा है, तो हम क्या करते हैं, अब इसका प्रक्रिया समझिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है। तो जैसे इसका हमको प्रक्रिया सबसे पहले बच्चे को बताएंगे, 2 और 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो कितना होता है 6। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से देखिए प्रत्येक भिन्न को सम हर में बदलना, मतलब इसको क्या करना है, 2 को हमको 6 बनाना है, क्या हो जाएगा आपका, इसको भाग देते हैं, 2 को 6 से कितना आया 3, फिर 3 को ऊपर में गुणा करते हैं, 3 कम 3 को 6 से भाग देते हैं, कितना है 2 को ऊपर से गुणा करते 2 दूनी 4 और बटे नीचे में क्या लिखते हैं 6, तो 4 3 7/6। ये प्रक्रिया है, तो बच्चे को प्रक्रिया बता रहे हैं, ये क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है। यहाँ देखिए चरणबद्ध हल मतलब प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रिया जानने का मतलब यह नहीं कि अवधारणा भी समझ में आ गई, बच्चा नियम लगा सकता है लेकिन अर्थ नहीं समझता। क्लियर है? जैसे बच्चे तो बना देगा, उसको 1 ठो सवाल बना दिए, 2-3 ठो, फिर वैसी बच्चे को दोगे तो वो बना देगा जरूर, लेकिन उसको क्या हो, अर्थ नहीं समझता। क्लियर है? बना तो जरूर देगा प्रक्रिया से, लेकिन अर्थ नहीं समझेगा। जैसे बच्चा जोड़ तो जरूर बना देगा, उसको बता दिए तो 5 धन 4, ये बच्चा उसको जोड़ देगा करके, लेकिन उस अर्थ नहीं समझेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन अर्थ नहीं समझता, नियम लगा देगा। यहाँ पर देखेंगे सही उत्तर जरूरी नहीं है, अवधारणा की समझ उसको हो। जैसे कोई बच्चा से पूछे 4 पंचे, तो उसको रट के पहाड़ याद है, 4 पंचे 20 तो बता दिया, लेकिन उसको जरूरी नहीं है कि वो 20 आया कैसे, उसका अवधारणा उसको जरूरी नहीं है कि वो 20 आया कैसे। क्लियर है? अवधारणा की समझ जरूरी नहीं है, सही उत्तर। अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक का विकास दूसरे को आसान बनाता है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है। यहाँ पर बताया हूँ, ये आपका अवधारणात्मक है, 10 सेब है, उसको 2 समूह में बांटना है, ये आपका प्रक्रिया है। जैसे 10/2 लिखा है तो क्या करना है, 2 से 10 को भाग देना है, 2 पंचे 10 होता है, ये प्रक्रिया है। 10 को 2 समूहों में बांटना है, तो वो क्या है, आपका अवधारणा है। जैसे बताया 2 समूह में और बता चुका हूँ मैं। यहाँ से बच्चा को दे दोगे तो वो बांटेगा 1 1 1 1, या कभी 2 दे देगा, इसको भी 2 दे देगा, फिर 1 1 करेगा, मतलब वो क्या करेगा, उसको बांटेगा। सेब दो, ब्रेड दे दो, रोटी दे दो, पत्थर दे दो, जो भी दे दो, वो बांट देगा। तो ये क्या है, अवधारणा है, और ये प्रक्रिया है। दोनों में गहरा संबंध है पर समान नहीं। आम शैक्षिक गलती, शिक्षक केवल सूत्र, एल्गोरिथम, स्टेप्स सिखाते हैं और मान लेते हैं कि अवधारणा आ गई। प्रक्रियात्मक ज्ञान को ही अवधारणात्मक मान लेना गलत है। कक्षा में क्या करना चाहिए, बच्चे को अवधारणा से जुड़े कई प्रकार के प्रश्न, विभिन्न परिस्थितियां दी जाए। अवधारणा आधारित विविध अभ्यास आवश्यक। चित्रात्मक समझ, केवल स्टेप याद नहीं कराना है, स्टेप प्लस अर्थ समझाएं। जैसे गुणा को ही मैंने बताया, जैसे ये मान लिखा 2 पंचे 10, तो वो क्या करेगा, पहाड़ा उसको याद है 2 पंचे 10, लेकिन उसको स्टेप के साथ अर्थ भी समझाना है कि क्या करना है, ये 5 गोला लेना है, ये 3 4 5, सब में 2 2 ये रखना है इस प्रकार, तो कितना है 10। या फिर क्या करना है, 2 गोला लेना है, उसमें 5 5 रखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10, ऐसे अवधारणा अर्थ भी समझाना है। क्लियर हुआ? बहुत पूछा जाने वाला विचारात्मक प्रश्न, क्या सही उत्तर देना अवधारणा की समझ दर्शाता है? हमेशा नहीं। बच्चा प्रक्रिया याद करके भी सही उत्तर दे सकता है। सभी सही उत्तर मतलब अवधारणात्मक समझ जरूरी नहीं है। शिक्षण सिद्धांत आधारित, बच्चा और शिक्षक मिलकर तर्क विकसित करते हैं, यह रचनावादी दृष्टिकोण है। याद रखेंगे, बच्चा और शिक्षक तर्क विकसित करेगा तो कौन सा है, रचनावादी दृष्टिकोण। अवधारणा का विकास मतलब रचनावादी शिक्षण। 2 से 3 नंबर पक्का, एग्जाम समरी, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से देखिए, गणितीय ज्ञान 2 प्रकार का होता है, इसको आपको याद रखना है, कौन सा, अवधारणात्मक या संकल्पनात्मक, और कौन सा प्रक्रियात्मक। तो 2 प्रकार का है। अवधारणा जरूरी नहीं है, प्रक्रियात्मक दोनों एक जैसे नहीं है। सही उत्तर जरूरी नहीं कि सही समझ हो, शिक्षक को दोनों पर ध्यान देना चाहिए। विविध संदर्भ इक्वल मजबूत अवधारणा।
यहाँ पर देखिए अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान, और उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अवधारणात्मक ज्ञान का देखिए क्या और क्यों की समझ। गुणा की अवधारणा, बच्चा समझता है कि गुणा मतलब बार बार जोड़, जैसे 3 गुणा 4 का अर्थ 4 को 3 बार जोड़ना। यह अवधारणा है, केवल पहाड़ा नहीं। या फिर और बता चुका हूँ आपको मैं गतिविधि द्वारा। ये सब आपका अवधारणात्मक ज्ञान है। जैसे भिन्न की अवधारणा, तो बच्चा समझता है, देखिए यहाँ पर 1/2 का अर्थ है पूरा 2 बराबर भागों में बटा, चाहे वह रोटी हो, सेब हो या रेखा, वस्तु बदले अर्थ वही रहे। यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। 1/2 को उसको अवधारणा समझा रहे हैं कि यहाँ पर सेब को काट दिया आधा तो ये 1/2 है, ब्रेड को काट दिया आधा तो ये क्या है 1/2 है। यही क्या है उसका अवधारणा है। स्थानमान, बच्चा समझता है कि 345 में 3 का मूल्य 300 है क्योंकि वह सैकड़े के स्थान पर है। संख्या के अर्थ की समझ। जोड़ घटाव संबंध, बच्चा जानता है कि घटाव जोड़ की विपरीत क्रिया है। 8 धन 5 बराबर 13, तो 13 ऋण 5 बराबर 8। संबंधों की समझ। क्षेत्रफल की अवधारणा, बच्चा समझता है कि क्षेत्रफल मतलब क्या, किसी सतह को ढकने की मात्रा। आकार बदलने पर भी क्षेत्रफल समान हो सकता है। मात्रात्मक सोच, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है और एक वर्ग बना देंगे तो इसका जैसे ये बदल जाएगा, आकार इसका बदल जाएगा, हम इसको वर्ग बना देंगे तो क्षेत्र उसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल भी समान हो सकता है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल आपका क्या है 16 है, ये 2 गुणा 8 का रहेगा और इसका भी क्या रहेगा 16 रहेगा। ठीक है, ऐसा समान हो सकता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान, यहाँ पर आप देखेंगे कैसे करना है कि जानकारी, जैसे 2 अंकों का जोड़, पहले इकाई फिर दहाई, आवश्यकता होने पर कैरी लेना मतलब उधार लेना। तो जो प्रक्रिया से गुजरेगा वही क्या है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान है। जैसे इस प्रकार आप देख सकते हैं चरणबद्ध विधि, बच्चा जोड़ रहा है, समस्या की पहचान कर रहा है, तो ये एक प्रक्रिया है। भिन्नों का जोड़, इसको भी बता चुका हूँ आपको। पहाड़ा याद करना, जैसे 7 कम 7 दूनी 14 7 21, बिना अर्थ समझे भी किया जा सकता है। पहाड़ों को याद कर लेते हैं बच्चे, रट लेते हैं 6 कम 6 6 दूनी 12, ये क्या है प्रक्रिया है। लंबा भाग विधि, जैसे ये भाग देना आपका गुणा घटाव, अगला अंक उतारना, जैसे हम भाग देते हैं, मान लीजिए वाला उतारे थे, जैसे ये अपना भाग दिए, ये हम मान लो 4 है, यहाँ 6 है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, ये कट गया या शून्य हुआ, 6 उतारे 2 तिया 6, तो ये क्या है इसका प्रक्रिया है। यहाँ पर ये भाग को देख सकते हैं, ये प्रक्रिया है और ये अवधारणा है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। सूत्र का प्रयोग, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, केवल मान रखकर उत्तर निकालना। जैसे प्रश्न दिया रहेगा लंबाई 2 है चौड़ाई 3 है, तो हम आयत का क्षेत्रफल पर लंबाई गुणा चौड़ाई 2 तिया 6, डायरेक्ट उत्तर निकाल दिए। ये क्या है प्रक्रिया है, उसको बिना समझे हम प्रक्रिया में रख देते हैं। यहाँ पर देखिए सीजीटेट एग्जाम कंपैरिजन, यहाँ पर अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक का क्या है। यहाँ पर प्रश्न का फोकस क्यों या अर्थ, कैसे या विधि, सामग्री बदलने पर उत्तर वही। अवधारणा में क्या है, जैसे 10 सेब दिए तो भी उसको 2 भाग में बांटेगा, 5-5 आएगा। अगर 10 सेब के बदले 10 रोटी देंगे, 2 लोग को बांटना है बराबर बराबर, तो 5-5 ही बांटेगा, तो उत्तर वही रहेगा। लेकिन इसमें भ्रम की स्थिति हो सकता है प्रक्रियात्मक में। जैसे एक बार बच्चे को दिए 10/2 दे दिए, यहाँ पर लिखेंगे 10 तब मान लीजिए 30 लिखेंगे, तो बच्चे क्या हो जाएगा थोड़ा समस्या हो जाएगा। स्मृति पर निर्भर, अवधारणात्मक कम, ये अधिक। सोच का विकास अवधारणा में अधिक होता है, प्रक्रिया में सीमित होता है। यहाँ पर देखेंगे अवधारणात्मक ज्ञान बच्चे को तर्क और वैकल्पिक समाधान देता है, जबकि प्रक्रियात्मक ज्ञान उसे चरणबद्ध हल सिखाता है। दोनों का संतुलन आवश्यक है। अब यहाँ पर देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जैसे ये पहला सवाल है, एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। यहाँ पर देखेंगे ये तो इस प्रकार देखिए ये क्या कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर ये 5 35 और 23 को क्या कर रहा है, ये यहाँ पर गुणा कर रहा है। एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। यहाँ पर देखिए कितना है इसका 75 गुणा कर रहा है। तो विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का अति प्रायिक कारण क्या हो सकता है, वो गुणा किया है 35 और 23 का 75 आया है, तो इसको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ है। विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया। तो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित अंकित किया गया है। ए, गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए। आर, विद्यार्थी देख सकते हैं कैसे गणितीय विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशलों को विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, ये सही है। गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त है, ये भी सही है। गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चय, ये भी सही है। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, तो केवल आगमन विधि जरूरी नहीं है, ठीक है, निगमन भी होता है, इसलिए ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में एक बच्चा लिखता है 4.78 बड़ा है 4.9 से, 7.26 बड़ा है 7.3 से। निम्नलिखित में से कौन सा इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो यहाँ पर देखेंगे, बच्चा लापरवाह है और कक्षा में सतर्क नहीं है। बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक समान प्रश्न देने की आवश्यकता है। बच्चे ने इस नियम, यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बच्चे ने इस नियम की एक 3 अंकी संख्या किसी 2 अंकी संख्या से बड़ी होती है कि का अतिव्यापकीकरण कर लिया। वो समझ रहा है कि 3 अंक बड़ा होता है 2 अंक से। क्लियर हुआ? तो ये ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि P तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान की जाती है, कौन सा है आपका? ऑप्शन ये दूसरा है, P, यदि P तो Q, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? भिन्न को समझाना है, ऊपर और नीचे वाली संख्या को। तो इसका आपका सही उत्तर है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका दूसरा, भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करना। कैसे करें? जैसे आप यहाँ पर आयताकार पट्टी बना देंगे, यहाँ आधा क्या कर लेंगे, हम कलर कर देंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार ये 1 है, टोटल हिस्सा कितने किए? 2, कलर कितने किए? 1, ऐसे बता सकते हैं। आयताकार को कर सकते हैं, 2 भाग में बांटेंगे, एक भाग को ऐसे कलर कर देंगे, तो हिस्सा कितना किया? 2, कितने कलर किया? 1, ऐसे करके इसको हम भिन्न की अवधारणा समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मापन का अवधारणा उसको समझाना है, तो बच्चे के लिए सर्वाधिक ये ऑप्शन 4, बच्चों को आकृतियों के विभिन्न टुकड़े दीजिए और मापनी स्केल का उपयोग कर उन्हें उनकी भुजाएं मापने को कहिए। ये सर्वाधिक उपयुक्त है बाकी तीनों में। तो क्या करना है, उन्हें बहुत सारे, जैसे कि आप किताब दे दीजिए, किताब को बच्चे को क्या करना है, स्केल से मापने के लिए बोलेंगे, या टेबल है तो टेबल के किनारे को मापिए, इस प्रकार से उसको मापने के लिए बोलेंगे। कॉपी को दे देंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन चौथा, गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करते समय यह संदर्भात्मक उदाहरणों एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। निम्नलिखित में से गणित में कौन से प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते? कक्षा दूसरी का है, उनसे अपेक्षित नहीं किया जा सकता है। तो वृत्ता से एक टेबल मेज की लंबाई मापना, यह अपेक्षित किया जा सकता है। दर्शाना कि 2 गुणा 3 3 गुणा 2 के बराबर है, ये भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, आकृतियों से बने हुए एक पैटर्न को पूरा करना, ये भी किया जा सकता है। 1/4 और 3/4 को हल करना, तो कक्षा दूसरी में भिन्न का अवधारणा नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दूसरी वाले बच्चे को ये नहीं कराना है भिन्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है? संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, ये प्राथमिक स्तर है। एक मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी को मापना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों का पुनः स्मरण करना, ये तीनों नहीं। ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर है। उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है, पूछ रहे वृत्त की अवधारणा के विकास से। तो यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक स्तर पर ना, तो अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना, ये सही है। रेत में रस्सी डंडों के प्रयोग से वृत्तारेखण करना प्राथमिक स्तर में, ये भी उपयुक्त है। कुछ वृत्ताकार वस्तुओं के उपयोग द्वारा वृत्तों का अनुरेखण करना, ये भी उपयुक्त है। कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना, ये प्राथमिक स्तर में नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन 3 क्या है इसका सही उत्तर है, क्योंकि संबंधित नहीं है, पूछ रहे प्राथमिक स्तर से। ग्लोब को हम मिडिल या हाई लेवल पर उसको दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? लंबाई के लिए यहां पर देखिए, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बालिश्त का उपयोग, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए 1 मीटर का स्केल का उपयोग, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिल, पेन इत्यादि का उपयोग करना। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों सही है, प्राथमिक स्तर पर है इसलिए। तो यहाँ से क्या होगा, इसका ऑप्शन बी इसका सही होगा, मतलब दूसरा ए और सी। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर के गणित की एक शिक्षिका संख्याओं के बोध की अवधारणा का विकास 2 पेनों, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियों इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं के समुच्चयों की संख्या सहायता से करती है। वस्तुओं या वस्तुओं के समुच्चय के रूप में संख्या का परिचय कराते हुए शिक्षिका ने ध्यान केंद्रित किया है। तो क्या कर रही है, इसका गणना, ऑप्शन 2 संख्याओं के गणन पहलू पर, जोड़ मतलब गणना करना, यह ऑप्शन 2 इसका सही है। आगे देखेंगे सीजीटेट में पूछे गए प्रश्न 2012 से लेकर 2024 तक का। तो यहाँ पर देखिए सीजीटेट 2012 वर्ग 3 से प्रश्न पूछा, ये आया है आपका अवधारणात्मक एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान। मेन आपका कॉन्सेप्ट जरूरी है आपका, तो आपसे बनेगा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता है, तो ये इसको तो पहले ही बता चुका हूँ। कौन सा इसका उत्तर, सी प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है, एक डीएड प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी, 62 में से 48 घटाए कितना आ गया, 46 आ गया। तो बच्चे ने क्या समझने में गलती की है? तो क्या है उसका, देखिए इकाई दहाई की समझनी है, हासिल संख्या की समझनी है, शून्य की समझनी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उधार लेने की समझ नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? तो गुणा करना क्या है, एक गणितीय विधि है, एक विधि से हम लोग क्या करते हैं, उसको हल करते हैं। जैसे 2 तिया क्या हो गया 6। गणितीय संकल्पना है, मतलब अवधारणा है, जैसे बताए, जैसे ये 2 गुणा 3 है, तो ये क्या लिए, 2-3 गोला लिए, सब में 2-2 रख दिए, सॉरी 2 पत्थर रख दिए, इसमें 2 पत्थर, इसमें भी 2 पत्थर, इसमें भी 2 पत्थर, 2 कितना हो गया 6। तो एक संकल्पना भी है, एक विधि भी है, क्या नहीं है, गणितीय फलन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावकारी तरीका है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी संकल्पना या संकल्पनाएं अधिक अमूर्त है? तो इसका हो जाएगा आपका बीजगणित सबसे अमूर्त है, क्योंकि ज्यामिति में हम लोग, जैसे ज्यामिति में तो उसको दिखाते हैं, चित्र ज्यामिति में त्रिभुज, चतुर्भुज, क्लियर हुआ। तो ये क्या है, ज्यामिति हो जाएगा आपका, वो मूर्त हो जाता है, क्लियर। तो सबसे ज्यादा अमूर्त है आपका बीजगणित। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है मूर्त अमूर्त? तो इसका दोनों हो जाएगा इसका, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल मूर्त और अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि इसे भौतिक रूप से मापा जा सकता है, सूत्र लागू किया जा सकता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्लियर हुआ, बी गुणा एच, बी मतलब बेस, ये इसका सूत्र होता है। सूत्र भी लागू कर सकते हैं और उसको हम भौतिक रूप से माप भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है? यहाँ पर देखिए, संख्याओं की गणना करना, संख्याओं का योग करना, ये तो सरल है उनकी अपेक्षा। विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग, संकेत का जो हम उपयोग करते हैं वो उनके लिए ज़्यादा कठिन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, ये क्या है आपका सही है। सामान्यीकृत संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया, विचार विमर्श करना, ये भी सही है। स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सीखना चाहिए, यहां पर देखेंगे अमूर्त बोला है, मूर्त नहीं बोला है, सॉरी ध्यान देंगे। उपरोक्त सभी कौन सा सही नहीं बोला है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, चारों सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अमूर्त संकल्पना बोला है, मूर्त रहता तो वो सही रहता, यहाँ पर सही नहीं बोला है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, ये चारों सही नहीं है। अगला है 67 में से कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है? यहाँ पर देखिए 6 का स्थानीय मान 60 है, ये तो सही है। 7 का स्थानीय मान 7 है, ये भी सही है। यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है, तो ऑप्शन ए ये आधारभूत नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र को समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे? ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? तो इसको देखेंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो सबसे सामान्य तो याद रखेंगे पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या आपका शुरू होता है शून्य से अनंत तक की संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 पूरा अनंत तक क्या है ये पूर्ण संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक की। तो पूर्ण संख्या में सब चीज आ जाएगा आपका, प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, सम संख्या भी आ जाएगा, 2 4 6 क्या है सम संख्या, विषम संख्या 1 3 5 7। तो पूर्ण संख्या में सब आ जाएगा, प्राकृत सम विषम। क्लियर है? तो सबसे सामान्य कौन सा होगा, पूर्ण संख्या, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, पूर्ण संख्या। क्लियर हुआ? मेन इसमें याद रखेंगे उसका पिता कौन है, पिता के बाद बाकी सब बेटे हैं। क्लियर हुआ? जिनके अलग अलग नाम रहता है, राम श्याम ऐसे करके। तो मेन कौन है आपका, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सब चीज आ जाएगा, तो पूर्ण संख्या इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता है? यहाँ पर देखिए किसी दी गई अवधि में दिए गए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, औसत से संबंधित समस्याएं, 2 सरल रेखाओं का कोण, अब उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ठोस बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल ज्ञात करने में शामिल है? इसमें देखेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, तीसरा, चौथा और पहला। तो तीसरा आपका वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, जितना भी जो क्षेत्रफल है और परिधि है, क्लियर हुआ, वो क्या है, ठोस बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल ज्ञात करने में शामिल है। कोण उसमें नहीं आएगा क्योंकि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल वाला को लेना है और परिधि को लेना है। क्लियर हुआ? क्योंकि आपको याद रखना चाहिए क्षेत्रफल कैसे हो, जैसे ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, आपका वृत्त का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, जो इसका अंदर का भाग है, ये एरिया है, ये सब क्या है, ये क्षेत्रफल, ये अंदर का एरिया क्या है, क्षेत्रफल है। जैसे आप परिधि देखेंगे तो जो जिस भाग में हम चलते हैं ये गोलाकार, ये क्या है, इसका परिधि है। या जैसे आपका खेत ही है, खेत में जहाँ हम फसल उगाते हैं धान, वो क्या है, उसका क्षेत्रफल है। जहाँ चलते हैं, ये जो चलने का रहता है, क्लियर हुआ, पार, ये क्या है, इसका परिधि है। परिधि या उसी को परिमाप कहते हैं, जिस भाग में हम चलते हैं। और जहाँ फसल उगाते हैं वो क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो ये कोण तो इससे नहीं है, इसके क्षेत्रफल से, तो कोण नहीं आएगा, तो आपका आ जाएगा तीसरा, चौथा और पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का ही प्रकार होता है, वर्ग चतुर्भुज का प्रकार होता है, आयत चतुर्भुज का प्रकार है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज का प्रकार है। तो मेन कौन है, पिता, पिता के बाद बाकी सब बेटे, तो मेन है चतुर्भुज, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो चतुर्भुज से ही इन सब का निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ? तो जिससे निर्माण होता है बाकी सब चीज, तो जो जिससे निर्माण हुआ है, जो मेन है, जो पिता है, वही सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है। उसके बाद वो सब उसके बेटे हैं, राम श्याम मोहन। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चतुर्भुज। ये आपको याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल कैसा भी आए। क्लियर हुआ? जिससे उसका निर्माण हो रहा है, जो पिता है, उसके बाद बाकी सब बेटे, तो मेन उसके पिता को याद रखना है, तो वही सर्वाधिक सामान्य संकल्पना होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल कैसा भी आए।
अगला प्रश्न है, कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3476 और 937 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। इसको जोड़ के देखिए 12846। तो इसका उत्तर आया है, यहाँ पर देखिए, यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्थानीय मान की अवधारणा। अगला प्रश्न है, बच्चों में अमूर्त स्वर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसको बताया था, सबसे पहले क्या आना चाहिए, ठोस, ठोस के बाद चित्र, चित्र के बाद प्रतीक। जैसे इसके पहले ही बता चुका हूँ, जैसे उसको 2 पत्थर दे दिए, फिर उसको चित्र बनाना है, ये 2 है, उसके बाद उसको प्रतीक रूप में बताना है, ये 2 है। क्लियर हुआ। तो पहले ठोस, फिर चित्र, फिर प्रतीक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है। तो बताया, ज्यामिति में हम तो पढ़ते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, तो इसमें कम से कम चित्र बनाते हैं। तो ये इसका अधिक अमूर्त कौन है, बीजगणित। क्लियर है, क्योंकि बीजगणित में ज़्यादा सूत्र का उपयोग होता है। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, इस प्रकार का बहुत सारा उसमें चर अचर पढ़ते हैं। तो अधिक अमूर्त कौन है, बीजगणित है। एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है। तो एक अंक से गुणा करना गणितीय विधि है, बता चुका हूँ, 2 तिया 6। गणितीय संकल्पना है, जैसे ये हम 3 बिंदु लिए, 2 पत्थर सब में रख दिए, तो गणितीय फलन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा, इनका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी। इसको याद रखेंगे, आपका ELPS। क्लियर हुआ। ई से क्या होगा, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, एल से क्या होगा, लैंग्वेज मतलब भाषा, पी से क्या होगा, पिक्टोरियल मतलब चित्र, एस से होगा सिंबल मतलब प्रतीक। तो ELPS आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुरुआती स्कूली गणित सीखा जाता है। इसका उत्तर है ठोस निरूपण द्वारा। अगला प्रश्न है, कब कहेंगे कि बच्चे कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं। तो सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होने पर, सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अवधारणा कब, जैसे विभिन्न परिस्थिति में उसको लागू करेगा। इससे पहले भी जैसे बताया था, गुणा का अवधारणा अलग अलग परिस्थिति में वो लागू करेगा उसको। अगला प्रश्न है, बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया। अवधारणा वाला है, तो अवधारणा हमेशा रचनावादी, बताया था, अवधारणा जो भी है तर्क विकसित करेगा, अवधारणा वो रचनावादी होता है। तो जहाँ रचनावादी है वो सही है और स्थान नहीं दिया गया है, तो जिसमें रचनावादी नहीं है वही इसका उत्तर है। जैसे बी में देखिए रचनावादी है, इसमें भी रचनावादी है। ए में क्या है, रचनावादी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बैंकिंग और प्रोग्रामिंग को नहीं दिया गया है। ठीक है, जिसमें रचनावादी रहेगा वो सही रहेगा। क्लियर है, तो नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ए 102। अगला प्रश्न है, गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग के क्या कारण है। तो यह है आपका गणित को संक्षिप्त करना, स्पष्ट करना, एक शक्तिशाली संचार माध्यम बनाना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जोड़ की अवधारणा सिखाते समय किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए। तो बताया, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। क्लियर है, ठोस के बाद चित्र, चित्र के बाद चित्र का प्रतीक, उसके बाद संख्या का प्रतीक। ऑप्शन डी इसका सही है, ठोस। जैसे बताइए ये आपका जैसे ये उनको 2 पेंसिल दिखा दिए या दो पेंसिल दे दिए। ये पेंसिल है, मान लीजिए एक पेंसिल, ये 2 पेंसिल। पहले पेंसिल को दिखाना है ठोस, कितना पेंसिल है आपका, ये पेंसिल उसको दे देना है 2 पेंसिल। इस प्रकार का बच्चे को पहले 2 पेंसिल दिखाना है, इस प्रकार पेंसिल, उसके बाद उसका चित्र बना के दिखाना है। 2 पेंसिल, फिर पेंसिल का चित्र, पहले ठोस रूप में दिखाना है 2 पेंसिल को, उसके बाद उसका चित्र दिखाना है, ये 2 चित्र बना के दिखाना है, उसके बाद उसका प्रतीक, इस प्रकार 2 बना दिए, उसके बाद संख्या प्रतीक 2। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने है। ये तो सही है। गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना ही पर्याप्त है, ये सही नहीं है। क्लियर है, अवधारणात्मक ज्ञान भी जरूरी है। किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है, ये भी सही है आपका।
अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है, सही नहीं है, क्योंकि परिभाषित बस नहीं कर सकते, समझना जरूरी है। तो डी अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक का विकास दूसरे में सहायक है। तो ऑप्शन ए और डी इसका सही है। तो ए और डी किस में है आपका, देख सकते हैं ऑप्शन ए और डी। आज का अंतिम सवाल है, यहाँ पर देखेंगे अंतिम प्रश्न है, अभिकथन ए, पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि क्यू उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। कारण आर, क्यू को आसान काम दिया गया है। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अभिकथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। क्लियर है, क्योंकि क्यों उसको 5 दिन में कर पा रहा है तो जरूरी नहीं उसको आसान काम दिया गया, वो क्या कर रहा है, ज़्यादा तेजी से उस काम को कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। इसको यहाँ पर देखेंगे और भी आपका ये उदाहरण और समझ सकते हैं। यहाँ अवधारणात्मक ज्ञान के 10 उदाहरण और दिए गए हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लोकतंत्र की अवधारणा, पारिस्थितिक तंत्र, लाभ और हानि, संविधानवाद, प्रकाश संश्लेषण। इसमें लिखा समझना कि पौधे सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊर्जा में कैसे बदलते हैं। केवल प्रकाश संश्लेषण फार्मूला याद रखना नहीं है। तो इस प्रकार इसको आप समझ सकते हैं। तो आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपसे जरूर इस बार जो टेट पे प्रश्न आएगा कभी भी, या शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक में आपसे जरूर इनसे प्रश्न बनेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो देखते रहिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो का PDF आपको प्राप्त करना है तो जो मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फ्री PDF आप निःशुल्क उसको प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम में जाकर।